नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। इंग्लैंड के कैंटरबरी के आर्क बिशप जस्टिन वेल्बे भारत आए। मंगलवार यानी 10 सितंबर को बिशप पंजाब के जलियांवाला बाग मेमोरियल पहुंचे, जहां वो अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। बिशप जस्टिन वेल्बे जब जलियांवाला बाग मेमोरियल पहुंचे तो भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि वो 1919 में जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार के लिए बहुत शर्मिंदा और दुखी हैं। बिशप ने ईश्वर से माफी की प्रार्थना की और जमीन पर दंडवत लेट गए। एक बार नहीं बल्कि उन्होंने बार बार इसके लिए दुख व्यक्त किया। वेल्बे ने नरसंहार में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और फिर कहा कि मैं ब्रिटिश सरकार के लिए तो कुछ नहीं कहूंगा और ना तो मैं सरकार का प्रवक्ता हूं, पर ईश्वर के नाम पर कह सकता हूं, ये पाप और मुक्ति का स्थान है। वेल्बे ने कहा कि आपने इसे याद रखा और उन्होंने क्या किया उसकी यादें जिंदा रहेंगी। अपराध और उसके प्रभाव से मैं बेहद दुखी और शर्मिंदा हूँ। धार्मिक नेता होने की वजह से मैं शोक व्यक्त करता हूँ। वेल्बे भारत के अपने 10 दिन के दौरे के आखिरी चरण में जलियांवाला बाग मेमोरियल पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि मैं एक धर्म गुरु हूँ, राजनीतिक नहीं। मैं त्रासदी पर शोक मनाता हूँ, यहाँ मैं लोगों के दुख को महसूस करने और ब्रिटिश लोगों की गोलियों से मारे गए लोगों की मौत पर पछतावा व्यक्त करने आता हूँ। आगे और जानकारी दें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब आपको बताते हैं कि सबसे खास बात यह है कि यहाँ बिशप ने विजिटर बुक में भी अपनी भावनाएं लिखी। आर्क बिशप यहाँ विजिटर बुक में अपनी भावनाएं लिखने से रोक नहीं सके। उन्होंने लिखा कि ये बहुत ही दुखद है और 100 साल पहले इस तरह के अत्याचारों को देखने वाली इस जगह की यात्रा करने में मुझे शर्म आ रही है। मेरी भावनाएं भड़क रही हैं। गौर करने वाली बात तो यह है कि जनरल डायर के आदेश पर अमल करते हुए साल 1919 में 13 अप्रैल को ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सैनिकों ने मशीन गन से निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई थी। जलियांवाला बाग में ये लोग एक सभा में शामिल हुए थे और स्वतंत्रता सेनानी सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी पर ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे थे। इस घटना को 100 साल बीत चुके हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर ब्रिटिश सरकार की तरफ से अब तक कोई माफी नहीं मांगी गई है। जहां तक आर्क बिशप की बात है तो उनसे पूछा गया कि क्या वो औपचारिक माफी मांगने के लिए ब्रिटिश सरकार से कहेंगे, जिसके जवाब में आर्क बिशप ने कहा कि मुझे लगता है कि मैं जो महसूस करता हूँ उसके बारे में बहुत स्पष्ट हूँ और मैं इसे इंग्लैंड में प्रसारित करूंगा। ये तो थी आर्क बिशप की इस नरसंहार पर अपनी भावनाएं, लेकिन क्या आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड का पूरा सच पता है? क्या आप जानते हैं कि आखिर 100 साल पहले 1919 के 13 अप्रैल को हुआ क्या था, जिसने मानवता को लहूलुहान कर दिया और अपराध को भी शर्मिंदा कर दिया? हम आपको एक एक कर बताते हैं कि आखिर उस रोज हुआ क्या था, जिसे जानने के बाद आज भी सबकी रूह तक छलनी हो जाती है। साल 1919 का 9 अप्रैल था, जब रामनवमी पर लोगों ने एक मार्च निकाला, जिसमें हिंदू मुस्लिम में एकता साफ साफ दिख रही थी और इसी एकता ने जनरल डायर को डरा दिया। इसके बाद लोग 13 अप्रैल को स्वतंत्रता सेनानी सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी पर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। तब जनरल डायर के आदेश पर 1650 राउंड गोलियां चली और लोगों को भून दिया गया। 379 तो वहीं मर गए और अनाधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पर 1000 लोग इस नरसंहार में मारे गए। लगभग 3600 लोग घायल हुए। बताया जाता है कि लोगों की हत्या के लिए गोलियां चलाने वाले सैनिक भी थक गए थे। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद अंग्रेजी राज का क्रूरतम और दमनकारी चेहरा दुनिया के सामने था। इतिहास तो ये भी बताता है कि महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल बुलाई थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि मार्च के अंत और अप्रैल की शुरुआत में देश के कई हिस्सों में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। इन सारी गतिविधियों ने ब्रिटिश सरकार को शायद डरा दिया। इस डर की वजह से 13 अप्रैल 1919 को नरसंहार हुआ। पंजाब ने इस नरसंहार को देखा और अंग्रेजी शासन के अत्याचार को सबसे ज्यादा सहा भी। दरअसल तब पंजाब अंग्रेजी हुकूमत का गढ़ हुआ करता था और सरकार को इस बात का घमंड था कि उसने राज्य में कॉलोनियों और रेलवे का विकास किया था।
यहाँ के लोग भारतीय सेना में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे, लेकिन विकास तो ऊपरी परत थी, इसकी आड़ में ब्रिटिश सरकार अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को कुचल देना चाहती थी। हत्या का आदेश देने वाला लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर आवाजों को कुचल देने में बड़ी भूमिका निभा रहा था। डायर आयरलैंड की जमींदार पृष्ठभूमि से आता था, जिसकी सोच ब्रिटिश औपनिवेश के अधिकारी, शिक्षित, व्यापारी और साहूकारों के खिलाफ थी, जो किसी भी राजनीतिक असंतोष को बिना देरी पहले मौके में कुचल देना जानता था। साल 1913 में पंजाब के लाला हरकिशन लाल का पीपल्स बैंक बर्बाद हो गया, जिसके लिए जनरल ओ डायर को जिम्मेदार पाया गया, और यही वजह थी कि लाहौर के व्यापारियों और शहरी इलाके में रहने वालों का सब कुछ लूट गया। उनकी सारी बचत बर्बाद हो गई। साल 1917 से 1919 के बीच कीमतों में ऐसा उछाल आया कि निचले पायदान के मजदूर और नीचे चले गए। नतीजतन कामगार और कारीगर तंगी से जूझने लगे, व्यापार और उद्योग तहस नहस हो गए। ऐसे में राम सरन दत्त, गोकुल चंद नारंग, सैफुद्दीन किचलू, अली खान जैसे राजनीतिक विचारकों ने ब्रिटिश राज के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंका। एक दौर वो भी आया जब साल 1918 में तो इन्फ्लुएंजा और मलेरिया जैसी महामारी ने हजारों लोगों की जान ले ली। फिर आया साल 1919 फरवरी, जिसके अंत में आए रॉलेट बिल का पुरजोर विरोध किया गया। इन सभी घटनाक्रमों में पंजाब सबसे आगे खड़ा था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुए आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि ये देश का पहला अखिल भारतीय आंदोलन था। इस आंदोलन ने महात्मा गांधी को नेशनल फिगर के रूप में प्रस्तुत किया। गांधी जी ने इसके बाद सत्याग्रह सभा का गठन किया और लोगों को एकजुट करने के लिए पूरे देश के दौरे पर निकल पड़े। गांधी जी पंजाब में घुसने ही वाले थे कि 9 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार कर वापस भेज दिया गया। इसके अलावा पंजाब में कांग्रेस थोड़ी कमजोर स्थिति में थी। 30 मार्च और 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल बुलाया गया, जिसका सबसे ज्यादा असर पंजाब में दिखा। लाहौर और अमृतसर में तो जनसभाओं में करीब 30,000 लोग पहुंचे। इसके बाद आया 9 अप्रैल, जब रामनवमी के दिन मार्च निकाला गया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। एक साथ इतने लोगों को इकट्ठा देख जनरल डायर और उसका प्रशासन पूरी तरह से डर गया। डायर ने इनकी आवाज कुचलने के लिए लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन को अमृतसर से निर्वासित कर दिया। इसके साथ ही उसी दिन गांधी जी को भी पंजाब में प्रवेश नहीं होने दिया गया। अपने नेताओं के निर्वासन से लोग गुस्से से भर गए और 10 अप्रैल को उनकी रिहाई की मांग को तेज करने के लिए सिविल लाइंस तक मार्च निकाला। इस मार्च का नेतृत्व हिंदू, सिख, खन्नी और कश्मीरी मुसलमान के द्वारा किया जा रहा था, जिसमें सैनिकों से उनकी मुठभेड़ हुई, उन पर पथराव किए गए और गोलियां भी चलाई गई, जिसमें कईयों की मौत हो गई। इस घटना ने लोगों को और गुस्से से भर दिया। लोग ब्रिटिश अथॉरिटी से जुड़े प्रतीकों को तोड़ने लगे। बैंक, रेलवे स्टेशन और चर्च में तोड़फोड़ की गई। इसमें 5 अंग्रेज मारे गए, 5 बैंक कर्मचारी और एक रेलवे गार्ड। इसके बाद जालंधर के ब्रिगेडियर जनरल डायर को हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए अमृतसर पहुंचने का आदेश दिया गया। इसके बाद 13 को शाम के करीब 4:30 बजे जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए करीब 30,000 लोगों पर जनरल डायर ने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। ना तो कोई पूर्व चेतावनी दी गई और किसी से कुछ कहा गया। बस 10 मिनट तक बिना रुके गोलियां चलाई जाती रहीं। सैनिकों ने लगभग 1650 राउंड गोलियां चलाई। सैनिक पर गोलियां चलाने वाले थक चुके थे और 379 लोग मौके पर ही मौत की आगोश में चले गए थे। अनाधिकारिक रूप से मरने वालों की संख्या करीब 1000 बताई जाती है। डायर भारत में ही पैदा हुआ था और उनके पिता शराब बनाने के कारोबार में थे। डायर को उर्दू और हिंदुस्तानी दोनों ही भाषाएं आती थी। डायर की वरिष्ठ अधिकारियों में कोई अच्छी पैठ नहीं थी। डायर के इस कृत्य के बाद उसे अमृतसर के कसाई के तौर पर जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 100 साल बीत जाने के बाद भी दर्द और गहरा होता चला जा रहा है। आज जलियांवाला बाग स्मारक स्थल है। जलियांवाला बाग आज भी अंग्रेजों की क्रूरता का प्रमाण लिए खड़ा है। बार बार दिल में सिहरन पैदा कर देता है और सवाल पूछता है कि शासक कोई भी हो, लेकिन उसकी इंसानियत राक्षसी रूप धर कर इतनी निर्ममता कैसे दिखा सकती है। सालों साल तक ये दर्द और बढ़ता ही जाएगा।
फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।